बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं चैनल फार्मेसी फाइल्स प्लस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी वायरल ड्रग्स। ठीक है, तो एंटी वायरल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है वायरसेस के इफ़ेक्ट्स को रोकती हैं। वायरसेस के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वायरसेस के जितने भी जो है डिजीज़ फैलाती हैं वायरसेस, उन सारों को जो है रोकती हैं एंटी वायरल ड्रग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी वायरल ड्रग्स। हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को जो है हैंडमेड्स नोट्स जितने भी बने बनाए वो आप लोगों को दिए जाए, ताकि आप लोग जो है सेम टू सेम एज इट इज़ इनको पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आपको जो है हैंडमेड नोट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है आप लोगों को एक एक वर्ड का जो है मीनिंग भी समझाया जाएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स। तो एंटी वायरल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, शुरू में लिखा हुआ ड्रग्स दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम द वायरसेस एंड स्टॉप देयर ग्रोथ इन नॉर्मल बॉडी। मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि बॉडी के अंदर जो है वायरसेस की ग्रोथ को रोकती हैं, उनके रिप्रोडक्शन को रोकती हैं और जो है उनको डिसीज़ फैलाने से रोकती हैं। ठीक है, तो उनको एंटी वायरल ड्रग्स कहते हैं। ज़ाहिर बात है, नाम से ही ज़ाहिर है, जिस तरह एंटी बैक्टीरियल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। इसी तरह एंटी वायरल्स हैं, वो वायरसेस के अगेंस्ट काम करती हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, वो डायरिया को जो है ट्रीट करेंगी। इसी तरह एंटी कैंसर ड्रग्स जो है वो कैंसर को ट्रीट करेंगी। तो इसी तरह से जो है किसी भी चीज़ के शुरू में अगर एंटी लग जाए तो आप लोगों ने समझना है कि इसका ये है अगेंस्ट के तौर पे काम कर रहा है। मतलब अगर वायरल आगे लगा हुआ है और उसके शुरू में एंटी लगा है तो इसका मतलब है कि वायरस के अगेंस्ट ये ड्रग्स जो है वो काम करेंगी। तो एंटी वायरल ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। तो वायरसेस जो हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। वायरसेस बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। वायरसेस बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वायरसेस प्रोटीन्स होते हैं और ये होते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर रहते भी हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, कांट प्रोड्यूस विदाउट द होस्ट सेल, मतलब जो है किसी भी इंसानी सेल या फिर लिविंग सेल जो है उसके बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते या फिर प्रोड्यूस नहीं हो सकते, रिप्रोडक्शन अपनी नहीं करवा सकते। इनको एक लिविंग सेल चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिविंग सेल के अंदर से इन्होंने जो है अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, एंजाइम्स की, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो फिर जो है इनको एक कंप्लीट जो सेट ऑफ ग्रोथ चाहिए वो एक इनको लाइव सेल के अंदर ही मिलता है। तो इसीलिए जो है ये कांट रिप्रोड्यूस विदाउट द होस्ट सेल। ए सेलुलर होते हैं ये। ठीक है, ए सेलुलर का मतलब है ना इनके पास कोई सेल वॉल है, ना इनके पास कोई सेल ऑर्गेनेलिस है और ना ही इनके पास कोई इंजाइम है। ठीक है, मतलब इनके पास अपना कुछ नहीं है, इसीलिए इनको ए सेलुलर भी कहा जाता है। ठीक है, वायरसेस के दो टाइप्स हैं। वायरसेस के दो टाइप्स के अंदर आ जाती हैं, एक आरएनए वायरसेस हैं और एक डीएनए वायरसेस हैं। ठीक है, जिनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए होता है, वो आरएनए वायरसेस हैं, और जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए होता है, वो डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, नीचे हमने एक वायरल सेल का जो है कुछ एक बेसिक सा स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं और सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी में बना सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसकी सिर्फ दो लेयर्स हैं और दो लेयर्स के अंदर जो है इनका न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है या फिर डीएनए भी हो सकता है। आउटर लेयर जो है उसको जो है इनर लेयर जो है उसको हम लोग कैप्सिड का नाम देते हैं, कोट का नाम देते हैं। ठीक है, कोट के अंदर ही जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और बाहर वाली जो लेयर है उसको हम लिपोप्रोटीन इन्वेलप का नाम देते हैं। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर लिपोप्रोटीन इन्वेलप है, अंदर वाली लेयर जो है कैप्सिड है, कोट है, और अंदर जो है उसके न्यूक्लिक एसिड जो है पाया जाता है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वायरस का। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है नीचे चलते हैं। व्हेन वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, अब ये आप लोगों को थोड़ा सा समझाया गया कि वायरसेस जो हैं वो किस तरह से फैलते हैं, किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से स्प्रेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। व्हेन वायरसेस एंटर इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, जब वायरस जो है किसी भी होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, किसी भी इंसान के सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कैप्सिड विल रिमूव। तो फिर इनकी ये वाली जो कैप्सिड है ना, इनर लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, जब इनर लेयर रिमूव हो जाती है तो फिर ये जो है न्यूक्लिक एसिड है वो रिलीज़ आउट हो जाता है। ठीक है, और जब ये न्यूक्लिक एसिड ही रिलीज़ आउट हो जाता है तो फिर न्यूक्लिक एसिड जो है इसको ग्रोथ के लिए ईजीली सारा जो है इन्वायरमेंट मिल जाता है, सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, तो फिर ये अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। और जब कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है तो फिर वायरसेस जो है वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, इनकी जो क्वांटिटी, इनकी जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है वायरसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, व्हेन वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट सेल द कैप्सिड विल रिमूव जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए जो है विल रिलीज इनटू द सेल। ठीक है, तो मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये फिर रिलीज हो जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर। फिर उसके बाद क्या है, बाय यूजिंग ह्यूमन सेल इंजाइम्स। ठीक है, फिर ह्यूमन सेल के इंजाइम्स को यूज़ करते हुए मेक देयर फर्दर कॉपीज एंड स्टार्ट रिप्लिकेशन। तो फिर ये जो है इंजाइम ह्यूमन इंजाइम्स को यूज़ करेगा और उसके बाद जो अपनी फर्दर जो है
कॉपीज़ जो है वो अपनी तैयार करना शुरू कर देगा और इसी तरह से जो है वो वायरसेस जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये एंटी वायरल ड्रग्स जो है वायरसेस का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वायरसेस किस तरह से जो है वो बॉडी के अंदर फैलते हैं, किस तरह से स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक लेंथी वे में समझाया गया कि रिप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस इन द होस्ट सेल है कि वायरसेस जो है वो किस तरह से जो फैलते हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले वायरसेस आते हैं, फ्यूजन होती है। फ्यूजन का मतलब है कि ये आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन है, ये ह्यूमन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन। तो पहले आके वायरसेस जो है वो उसे अटैच होते हैं। ठीक है, अटैच होने के बाद जो क्या होती है, एंडोसोम फॉर्मेशन होती है। एंडोसोम फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी आप लोगों की सेल की मेम्ब्रेन है वो जब इनवर्ड बेंट हो जाए और उसके बाद जो भी मटेरियल है उसको अंदर आने दे तो उसको एंडोसोम कहते हैं। ठीक है, तो एंडोसोम में के अंदर जो है वायरस जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है, एंटर हो जाता है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एसिडिफिकेशन। ठीक है, एसिडिफिकेशन क्या होता है, जब यही वायरस जो है वायरल सेल जो है जाके लाइसोसोम से अटैच होता है तो लाइसोसोम्स जो हैं उनके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। एसिडिटी जब ज़्यादा होती है तो फिर पीएच जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब पीएच कम होती है तो फिर वायरल सेल जो है वो इस इन्वायरमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वायरल सेल बर्स्ट होंगे, ठीक है, तो उनका जो है डीएनए या फिर आरएनए जो है वो रिलीज़ आउट हो जाएगा एक नॉर्मल सेल के अंदर। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, और ये जो वायरल सेल है ये लो पीएच की वजह से, ज़्यादा एसिडिटी की वजह से जो है वो बर्स्ट हो गया और बर्स्ट होने की वजह से जो इसके ये जो है आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए है चाहे आरएनए है, वो रिलीज़ आउट हो गए हैं एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है बाहर वाला। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो उसका डीएनए आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वो रिलीज़ हो गया। अब जब रिलीज़ होने के बाद क्या चीज़ होगी, रिलीज़ होने के बाद ये चीज़ होगी कि वो ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द वायरल डीएनए विद द होस्ट डीएनए, मतलब इंसान के डीएनए के साथ जो है वायरल डीएनए जो है वो अटैच हो जाना है। दिस इज़ कैटेगराइज्ड बाय इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये दोनों अटैचमेंट जो है वो किसकी वजह से होती हैं, इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से जो है वो इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से ये जो दोनों है आपस में लिंक आउट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं और जब हम एंटीवायरल ड्रग्स करेंगे वो भी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद क्या होता है, अच्छा, जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद जो प्रोटीन ने बनना होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, होस्ट राइबोसोम सिंथेसाइज द वायरल प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने बताया था कि डीएनए से जो है वो जब आरएनए बनता है तो ये क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो वो क्या होती है, ट्रांसलेशन। अब डीएनए जो है ये वायरल डीएनए है। ठीक है, या हम कह लेते हैं कि ये वायरल आरएनए है। ठीक है, ये जो है वायरसेस का आरएनए है और ये ह्यूमन का डीएनए है। ठीक है, अब जो है डीएनए से पहले आरएनए बना है और उसके बाद जब वो प्रोटीन बनेगी तो वो प्रोटीन जब बनेगी वो वायरसेस ही होंगे। हमने स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि जो वायरसेस होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जब प्रोटीन बन जाती है, वायरसेस तैयार हो जाते हैं तो वो फिर रिलीज आउट हो जाते हैं। न्यू वायरसेस आर फॉर्म्ड एंड रिलीज फ्रॉम द सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो एंटर हुए थे, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं एंड कैटलाइज्ड बाय सम एसिड्स। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है और उसके अंदर से जो है वो वायरसेस जो है वो रिलीज़ आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वो आपने मतलब देखना है कि रिप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस जो है ये किस तरह से टॉपिक है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेम टू सेम जो है आप लोग इसी तरह से अपने पेपर में भी लिख सकते हैं कि जो है वायरसेस किस तरह से रिप्लिकेट होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग जो है देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी है कि होस्ट वायरस इंटरेक्शंस क्या होते हैं। होस्ट वायरस इंटरेक्शन का मतलब है कि जब एक ह्यूमन सेल और जो है वायरस का जो सेल है, वायरल सेल जो है वो आपस में जब इंटरेक्शन उनका हो जाता है तो फिर उनको हम किस किस तरह से जो है वो दूर कर सकते हैं, किस किस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर एक चीज़ नेचुरल रेसिस्टेंस है, मतलब नेचुरल रेसिस्टेंस से मुराद है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो है वो उस वायरस के अगेंस्ट लड़े और जो है उसको दूर कर दे, वायरस के जो भी डिजीज़ हैं। ठीक है, एक होती है कीमोथेरेपी और एक होती है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाई जाती है किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की किसी भी वायरल ड्रग से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके से इंटरेक्शन जो है हम जो है इनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वही बेसिक चीज़ें आप लोगों की इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की 2 टाइप्स आप लोगों को आती हैं, नेचुरल रेजिस्टेंस है, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद वही है वायरसेस एंड देयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो वायरसेस हैं वो कौन कौन से इन्फेक्शन जो है फैलाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हर्प सिम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है, उसके बाद है वॉरिसिला जोस्टर वायरस है। ठीक है, फिर उसके बाद साइटोमेगालो वायरस है, फिर ह्यूमन हर्प्स वायरस बी है और फिर उसके बाद स्मॉल पॉक्स वायरस हैं।
तो ये सारे वायरसेस हैं जो कि एक वायरस जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो फैलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग सिर्फ इनके नाम याद कर लें कि कौन कौन से वायरसेस हैं जो कि इंसान की बॉडी के अंदर वायरसेस जो हैं वो फैलाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वही चीज़ें हैं, आरएनए इन्वेलप्ड वायरसेस कौन से हैं, डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस कौन से हैं, ठीक है। तो आप लोग इनके जो है एक दफ़ा नाम याद कर लें, इनकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स का मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि एंटीवायरल ड्रग्स वो होती हैं जो कि वायरसेस के अगेंस्ट लड़ती हैं। हमारी बॉडी में कोई भी वायरस एंटर हो जाता है तो वो जो है उसके अगेंस्ट लड़ती हैं, वायरसेस को रोकती हैं, वायरसेस को डिजीज़ फैलाने से, स्प्रेड होने से, उनकी रिप्लिकेशन होने से रोकती हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? एंट्री इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, M2 चैनल इनहिबिटर्स आ जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, राइबावायरिन आ जाती हैं, इंटरफेरॉन वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। मतलब ये सारी ड्रग्स के जो है वो नाम है, मतलब वायरस एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो किस किस तरह से जो है वो काम करती हैं। तो ये हमने जो है वो पढ़नी है, बहुत इजी है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स और इनकी ड्रग्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इजी हैं, कोई जो है इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। सबसे पहले आती हैं एंट्री इनहिबिटर्स, ठीक है। तो एंट्री इनहिबिटर्स क्या होती हैं? एंट्री इनहिबिटर्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि वायरस को बॉडी में एंटर होने नहीं देंगी, ठीक है, और उनकी एंट्री को बंद करेंगी। तो जब एंट्री को बंद करेंगी तो वायरस जब एंटर हो ही नहीं पाएगा तो फिर वो रिप्लिकेट किस तरह से हो पाएगा? ये रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा तो जो है वो किस तरह से जो है वो डिजीज़ को स्प्रेड कर पाएगा, ठीक है। तो एंटी इनहिबिटर्स का यही काम है कि इन्होंने बॉडी में वायरस को एंटर होने से रोकना है, ठीक है। क्लास ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स दैट ब्लॉक द वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग द होस्ट सेल, ठीक है। मतलब ये देखें आप लोग कि ये वायरस है, इसको एक ह्यूमन सेल के अंदर जो है वो एंटर होने नहीं दिया गया, ठीक है। और ये एंटी इनहिबिटर्स का काम है, ठीक है। इसकी दो ड्रग्स हैं, मेराविरोक है और एनफ्यूविटाइड है, ठीक है। एनफ्यूविटाइड जो है वो आईवी के थ्रू दी जाती है और जो है मेराविरोक जो है वो ओरल भी दी जा सकती है, इसकी टैबलेट्स भी होते हैं। तो ये दो एंट्री इनहिबिटर्स की जो है वो ड्रग्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है जो आप लोगों को पहले बताया है कि इन्होंने बॉडी के जो है वो एंटर होने से वायरस को रोकना है। HIV कंटेन्स 2 फ्यूजन प्रोटीन्स हैं। HIV एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। अगर ये कॉन्टीन्यूसली इसको ट्रीट ना की जाए तो ये एड्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो क्या करता है? उसके पास दो प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41 है और ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ठीक है। तो यही जो दो इस वायरस के पास जो दो प्रोटीन्स होती हैं तो ये क्या करती हैं? एनेबल वायरस टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल। यही दो जो है वो इसको एनेबल बनाती हैं होस्ट सेल के साथ किसी भी लिविंग सेल के अंदर रिप्लिकेट करने के लिए या फिर उसको इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। यही जो प्रोटीन्स हैं जाके पहले अटैच होती हैं अटैच होती हैं और अटैच कहाँ कहाँ पे होती हैं? GP41 जो है वो CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होती है, GP120 जो है वो CCR5 रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होती है। तो एंट्री इनहिबिटर्स ने क्या करना है? एंट्री इनहिबिटर्स ने इन दोनों जो है रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। जब रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो इनके साथ ये प्रोटीन्स आके बाइंड नहीं कर पाएंगी। जब बाइंड नहीं कर पाएंगी तो कोई भी वायरस जो है वो एंटर नहीं हो पाएगा। एंटर नहीं हो पाएगा तो वो रिप्लिकेट भी नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स ब्लॉक द प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। मतलब ये प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरल रिप्लिकेशन। तो जब वायरल प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उसके नाम में भी ये नाम जो है ज़ाहिर है प्रोटीएज, ठीक है। तो प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक करेंगे और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरल रिप्लिकेशन, तो फिर वो वायरल रिप्लिकेशन को क्लोज कर देगा। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। इसकी क्लास 1 और क्लास 2 की तरफ बाद में आते हैं ताकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लग जाएगा तो फिर बाकी टॉपिक हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि मैसेंजर RNA जब आता है, अब इसने आगे जो है ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनी है? प्रोटीन्स बनी है, ठीक है। ट्रांसलेशन करवाएगा, पॉलीप्रोटीन चेन्स बनेंगी। पॉलीप्रोटीन चेन्स जो बन जाती हैं, पॉलीप्रोटीन चेन कंटेन बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। पॉलीप्रोटीन चेन्स का मतलब है कि इनके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं नीचे पॉलीप्रोटीन चेन्स हैं, इनके पास जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन दोनों ही होती हैं। तो अब जो है ये किस तरह से प्रोटीन जो है मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो जब प्रोटीएज एंजाइम को ही हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो पॉलीप्रोटीन चेन जो है ना ही स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना पाएगा ना ही फंक्शनल प्रोटीन जो है वो बना पाएगा। तो जब प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगी तो प्रोटीन्स हमने पढ़ा था पीछे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स ही वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो जब ये वायरसेस ही नहीं बन पाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो उनसे जो है वायरसेस से सेफ हो जाएगी, ठीक है।
प्रोटीएज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? प्रोटीएज इनहिबिटर्स स्टार्ट में लिखा है वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स इन प्रोटीएज इंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। इन प्रोटीएज इंजाइम्स को जब ब्लॉक करेंगे, ठीक है, बाइंड दिस एंड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वायरस इन द ह्यूमन बॉडी सेल्स, ठीक है। तो जो है प्रोटीएज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इन प्रोटीएज इंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं जिन्होंने आगे से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स बनने देना होता है, ठीक है। तो जब ये प्रोटीएज इंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो ना ये प्रोटीन्स बन पाएंगी, ठीक है, और इसी वजह से जो है वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। ये वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स का जो है वो काम है, ठीक है। क्लास 1 है, क्लास 2 है, इसकी 2 ड्रग्स हैं, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं और हेपेटाइटिस C वायरस प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। मतलब जो है वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है क्लास 1 जो है वो HIV को ट्रीट करती है और क्लास 2 जो है हेपेटाइटिस C वायरस को जो है वो ट्रीट करती है, ठीक है। और क्लास 1 की ड्रग्स में आती हैं एप्रीनावीर है, लोपिनावीर है, नल्फीनावीर है और आर्डिनावीर है। क्लास 2 में आ जाती हैं एसोनाप्रीवीर, ग्रेजोप्रीवीर, साइमाप्रीवीर और डेनोप्रीवीर। तो ये वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर जो है बहुत ईजी जो है छोटा सा कंसेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेम इसी चीज़ को आप लोग जो है पेपर में लिख सकते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ देख लेते हैं। हाइपरलिपिडीमिया, बॉडी में लिपिड्स की जो है अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज की जो है अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद किडनी स्टोन्स जो है बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो है वो है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स को देख लेते हैं एक दफ़ा। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स क्या किस तरह से काम करते हैं? इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो है, इंटीग्रेज एक इंजाइम है, ठीक है। इंटीग्रेज इंजाइम है, नाम से ही ज़ाहिर है। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो है वो इस इंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। तो जब इंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो फिर आगे जो वायरस रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं इंटीग्रेज इंजाइम जो इनहिबिटर्स हैं। ब्लॉक द इंटीग्रेज इंजाइम, ठीक है। ब्लॉक द इंटीग्रेज इंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। अच्छा, अब जो है ये काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। कट डाउन द ह्यूमन डीएनए, ठीक है। ह्यूमन डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना ये थोड़ा एक इरेलीवेंट सा है, तो आप लोग इसको ना देखें। इसकी ड्रग्स को देख ले, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे देखते हैं। ड्रग्स इसकी हैं रेल्टिग्रावीर है, डोलूटेग्रावीर है, एल्वीटेग्रावीर है और बाइसटेग्रावीर जो है ये इसकी ड्रग्स के नाम हैं। तो अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखना इंटीग्रेज इनहिबिटर्स का। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स किस तरह से काम करते हैं, इंटीग्रेज इंजाइम्स को किस तरह से ब्लॉक करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब हम लोग इसका देखते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अब इसको उल्ट कर देना। आरएनए से डीएनए जब बनेगा तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बन जाएगा। मतलब देखिए आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो भी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। अब होगा क्या, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, सबसे पहले डीएनए बनेगा, ठीक है। जब वायरल डीएनए बनेगा तो वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। आरएनए से डीएनए बने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वायरल डीएनए जब बन जाता है, ये वायरल डीएनए बन गया है, तो वायरल डीएनए से आगे क्या होगा, जो है यही डीएनए जो है न्यूक्लियस में चला जाएगा, ह्यूमन बॉडी के न्यूक्लियस में चला जाएगा और जो है वहाँ पे रिप्लिकेट करना शुरू कर देगा। वायरल डीएनए एंटर्स इनटू द ह्यूमन सेल्स। अब ये है वायरल डीएनए, ठीक है। ये क्या करेगा, ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर कर देगा एंड अटैच विद द ह्यूमन सेल डीएनए। और फिर जो ह्यूमन सेल्स का डीएनए उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज इंजाइम के थ्रू, ठीक है। मतलब अब ये जो वायरल डीएनए है इसने इसके अंदर बॉडी के अंदर जाना है और जो है डीएनए के साथ अटैच होना है। तो किसकी मदद लेगा ये यहाँ पे, ये मदद लेगा इंटीग्रेज इंजाइम की, इंटीग्रेज इंजाइम की मदद लेगा, ठीक है। और इंटीग्रेज इंजाइम की जब ये मदद लेगा तो फिर ही एंटर हो पाएगा, ठीक है। दीज ड्रग्स ब्लॉक दैट इंटीग्रेज इंजाइम। और जब जो है ये एंटी इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो है ये इसी यहाँ पे ही इसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। मतलब वायरल डीएनए तो बनता है पर वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाता तो फिर वो जाहिर बात है जब बॉडी के अंदर कोई चीज़ एंटर नहीं होगी तो वो फिर किस तरह से स्प्रेड आउट होगी या फिर अपने साइड इफेक्ट्स शो करेगी। तो जब वायरल डीएनए जो है वो इंटीग्रेज इंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करने के बाद जो है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता, तो वो जो है वो आप लोगों की बॉडी जो वायरसेस के इफेक्ट से बच जाती है। क्लिनिकल यूजेस के HIV इन्फेक्शन के अंदर यूज़ होता है। साइड इफेक्ट्स इसके वही है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हैं। तो ये हमारे पास जो है इंटीग्रेज इंजाइम भी जो है वो कवर हो गया है, ठीक है। इंटीग्रेज इंजाइम भी जो है वो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो है कवर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर्स हैं। तो न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर्स की तरफ चलते हैं। न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स दैट टारगेट द न्यूरोअमाइनिडेज एंजाइम, ठीक है। न्यूरोअमाइनिडेज भी एक एंजाइम है, ठीक है। न्यूरोमाइनिडेज भी एक एंजाइम है, ठीक है। तो न्यूरोमाइनिडेज भी एक एंजाइम है, तो जब ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तो जो है वो बॉडी के अंदर वायरसेस जो है स्प्रेड आउट नहीं हो पाएंगे। मतलब सारों के नाम जो है उनके सारों के एंजाइम्स के नाम जो है वो उनके अपने नाम के अंदर ही छुपे हुए हैं, ठीक है।
तो आप लोगों ने देख लेना कि अगर न्यूरोमाइनिडेज आया तो फिर न्यूरोमाइनिडेज इंजाइम को ब्लॉक करेगा। बस ये याद रखना कि न्यूरोमाइनिडेज का काम क्या है, वो कहाँ कहाँ पे जो है वायरसेस को प्रमोट करता है और कहाँ कहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो शो होगा न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स का, ठीक है। तो क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स दैट टारगेट द न्यूरोमाइनिडेज इंजाइम, देखिए वो बात आ गई कि इसने न्यूरोमाइनिडेज इंजाइम को ब्लॉक करना है ऑन द सर्फेस ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर जो है इसने उसको ब्लॉक करना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जब भी इन्फ्लुएंजा वायरस है वो जब जाता है, तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कि जो है ये इंटीग्रेज इनहिबिटर्स है, ये बेसिकली किसके लिए यूज़ हो रहे थे, HIV के लिए, ठीक है। HIV के लिए। इसी तरह वायरल प्रोटीएज इंजाइम जो इनहिबिटर्स जो थे, ये जो था क्लास 1 जो थी वो HIV के लिए थी और क्लास 2 जो थी वो हेपेटाइटिस C के लिए थी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह जो है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हमने पढ़ा था वो है HIV के लिए यूज़ हो रहे हैं, और इसी तरह से जो है न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स जो है वो हमारे इन्फ्लुएंजा के लिए मोस्टली यूजेबल हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा के लिए है तो इस चीज़ को देख लेते हैं एक दफ़ा कि न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर जो किस तरह से काम करते हैं। वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ठीक है, मतलब फ्लू के जो वायरस है वो ह्यूमन सेल के अंदर एंटर हुए। एंटर होने के बाद क्या किया उन्होंने, अपनी कॉपीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है। जब कॉपीज़ क्रिएट कर ली हैं तो फिर उन्होंने ज़ाहिर बात है रिलीज़ होना है, ठीक है, बॉडी के अंदर रिलीज़ होना है। अब क्या होगा, सियालिक एसिड आर प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन सेल, ठीक है। एक ह्यूमन सेल है उसके ऊपर सियालिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये उसके ऊपर चारों तरफ जो है सियालिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमन सेल के ऊपर, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस आल्सो हैज़ 2 पोर्शन हेमाग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनिडेज। इस चीज़ को आगे देखते हैं कि आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, ये ह्यूमन सेल है, बना हुआ है, क्लियरली बना हुआ है, इसको देख लिया आप लोग कि ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल के ऊपर जो है सियालिक एसिड की एक लेयर है, ठीक है। अब सियालिक एसिड की एक लेयर जो है अच्छा, अब वायरल सेल जो है वो रिलीज़ हुए हैं, इन्फ्लुएंजा के वायरस जो है वो रिलीज़ हुए हैं। अब इन्फ्लुएंजा के जो वायरस हैं इनके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है एग्लूटिनिन की, ठीक है। अब जब ये एग्लूटिनिन है ना, ये जाके सियालिक एसिड के साथ इजीली बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एग्लूटिनिन ने और सियालिक एसिड इजीली बाइंड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग वायरल सेल्स के ऊपर आप लोग छोटा छोटा देख सकते हैं, हमने डार्क किया हुआ है। तो डार्क करने का मतलब यही है कि ये क्या है, एग्लूटिनिन है। तो ये एग्लूटिनिन के थ्रू जो है सियालिक एसिड के साथ जाके इजीली बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेल के ऊपर सियालिक एसिड है और जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर छोटी सी लेयर है एग्लूटिनिन की। तो एग्लूटिनिन और सियालिक एसिड जो है वो इजीली बाइंड हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में इजीली जाके इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर बाइंड कर जाते हैं। न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ द न्यू वायरल सेल्स, ठीक है। अब न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि जो वो न्यू वायरस सेल्स की जो है रिप्रोडक्शन को ही, उनके रिलीज़ होने को ही रोक देंगे बाय डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस टू अदर सेल्स इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब जो है नए वायरल सेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या उसको कहते हैं, काम ही नहीं होगा, मतलब वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब आप कहने का मकसद ये है कि जो न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो यहाँ से इसको रिलीज़ होने ही नहीं देंगे, ठीक है, वायरल सेल्स को रिलीज़ होने ही नहीं देंगे, मतलब यहाँ पे ही इनको स्टॉप कर देंगे। तो जब यहाँ पे इनको स्टॉप कर देंगे तो फिर वायरल सेल्स जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बंद तो जाएंगे पर रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जब रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो उनका बेसिक जो है वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो उन्होंने क्या ही इंसान के अंदर जो है वो बीमारियाँ फैलानी है, ठीक है। ये नीचे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि अच्छा, सियालिक एसिड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सियालिक एसिड जो है वो सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है न्यूरोमाइनिडेज एंजाइम जो है, न्यूरोमाइनिडेज एंजाइम कम एंड क्लीव्स द सियालिक एसिड एंड रेजिडुअल इन्फ्लुएंजा वायरस गेट्स फ्री फ्रॉम द ह्यूमन सेल एंड आर रेडी टू इन्फेक्ट द अदर सेल्स, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो है एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप लोग बेसिकली इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम टू सेम एज इट इज़ आप लोग जो है वो कॉपीज़ में लिख सकते हैं, अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल हैंडमेड नोट्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स का। तो साइड इफेक्ट्स के अंदर आप लोगों के पास आ जाते हैं, GIT डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं और प्रीमावीर जो है वो एलर्जी भी आप लोगों को एक करवा देती है, ठीक है। की टर्म्स हैं इसकी, इनकी जो ड्रग्स हैं ये वही है जिनामिवीर, ओजल्टामिवीर, पिरामिवीर, लिनामिवीर, ठीक है। जिनामिवीर जो है वो चिल्ड्रन और अडल्ट्स के लिए है, ठीक है। ओजल्टामिवीर जो है वो 18+ ईयर्स के बच्चों के लिए है, लोगों के लिए है। पिरामिवीर जो है 2 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए, और लिनामिवीर जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लिनामिवीर का होता है, ठीक है। अब जो है ए वायरल सेल्स जो है, मतलब ए वायरल सेल्स क्या होते हैं, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ए वायरल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। ए वायरल सेल्स हमने पीछे पढ़ा था कि
ना इनके पास अपनी कोई सेल वॉल होती है, ना इनके पास अपना कोई सेल ऑर्गेनेलिस होता है, ना इनके पास अपना कोई सेल इंजाइम होता है, ठीक है। तो ए वायरल सेल्स जो हैं वो इसके दो ही हिस्से होते हैं, एक ये न्यूरोमाइनिडेज है, ठीक है। ये अंदर वाली लेयर जो है ये वाली इसको कहेंगे न्यूरोमाइनिडेज इंजाइम, न्यूरोमाइनिडेज है, ठीक है। और इसके बाद जो है हेमाग्लूटिनिन। अच्छा, ये वो चीज़ जिक्र कर रहा है जो हमने यहाँ पे देखा था कि जो है सियालिक एसिड आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। इन्फ्लुएंजा वायरस हैज़ 2 पोर्शंस, कि मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 पोर्शंस हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 पोर्शन हेमाग्लूटिन और न्यूरोमाइनिडेज हैं, ठीक है। तो ये दो उन्हीं चीज़ों को ये जो वायरल सेल है, ठीक है, और वायरस का एक सेल है, ठीक है। एक इसका पार्ट है हेमाग्लूटिनिन और एक इसका पार्ट है न्यूरोमाइनिडेज। तो न्यूरोमाइनिडेज ये वाली लेयर को कहते हैं और हेमाग्लूटिन ये जो ऊपर वाले जो आप लोगों को लेयर्स जो हैं टेंटेकल्स नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग कहेंगे हेमाग्लूटिनिन, ठीक है। अ स्पाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस दैट बाइंड्स टू सैलिक एसिड रिसेप्टर्स एंड इनिशिएट्स द इन्फेक्शन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हेमाग्लूटिनिन ही जो है वो जाके जो है ये स्पाइक्स ही जो है वो जाके सियालिक एसिड के साथ जो है वो जाके अटैच होते हैं, ठीक है। और न्यूरोमाइनिडेज का क्या काम है, क्लीव्स द सियालिक एसिड रेसिड्यू एंड अलाउ द न्यू वायरस पार्टिकल्स टू बी रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। अब जब ये जाके अटैच तो हो जाएंगे तो न्यूरोमाइनिडेज का क्या काम है, न्यूरोमाइनिडेज का ये काम है कि इसने सियालिक एसिड को जो है वो ब्लॉक करना है। सियालिक एसिड मतलब जो है नॉर्मल ह्यूमन सेल के ऊपर जो है एक लेयर होती है, ठीक है। उस सियालिक एसिड को जाके ब्लॉक तोड़ेगा और जब तोड़ेगा तो इजीली वायरस जो है वो अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। जब वायरस अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग जब देते हैं न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर, जब हम देते हैं तो न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर जो है वो यहाँ पे इनकी रिलीज़ को ही स्टॉप कर देता है, ब्लॉक करवा देता है। न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स हैं वो ड्रग्स हैं, ठीक है। तो न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स जो है वो यहाँ पे इनको इन्फ्लुएंजा वायरस की जो है वो रिलीज़ को रोक देता है और जब रिलीज़ रुक जाती है तो फिर किसी भी किस्म का जो है साइड इफ़ेक्ट्स जो शो नहीं होता या फिर कोई भी बीमारी जो है वो नहीं फैलती। नेक्स्ट चलते हैं M2 चैनल इनहिबिटर्स जो हैं, मतलब M2 चैनल इनहिबिटर्स जो है मतलब उनको अब हमने देखना है कि M2 चैनल इनहिबिटर्स जो है वो किस तरह से वायरसेस को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। M2 चैनल इनहिबिटर्स जो है वो इसेंशियल फॉर द वायरल रिप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, M2 चैनल जो है वो वायरस की रिप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एमेंटाडिन और राइमेंटाडिन जो है वो इसकी दो ड्रग्स हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं M2 प्रोटीन चैनल्स को और स्टॉप एसिडिफिकेशन ऑफ द वायरल कोर। सेम इसका जो है वही एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं इंटीग्रेज एंजाइम के इनहिबिटर्स के अंदर, कि जो है जब लो pH हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वायरसेस जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। जब बर्स्ट हो जाते हैं तो फिर जो है वो उनका DNA या फिर जो RNA है वो स्प्रेड आउट हो जाता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसीलिए फिर वो जो है उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है और इजीली वो जो है वो रिप्लिकेट कर जाते हैं। व्हेन वायरल सेल अटैच विद लाइसोसोम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब वायरल सेल जो है वो अटैच करता है लाइसोसोम के साथ तो क्या करते हैं, pH डिक्रीज़ होती है, ठीक है। pH क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। दिस डिक्रीज इन एसिडिफिकेशन कॉजेज द RNA टू रिलीज इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वही बात है, आप लोगों का जो है वो बर्स्ट हो जाता है वायरल सेल और फिर उसके बाद जो है वो RNA और DNA जो है वो रिलीज़ आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक आप लोग छोटा सा देख लें कि ये है इन्फ्लुएंजा वायरस है ये, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस बनाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये इसका M2 चैनल है, ठीक है। और M2 चैनल के बाद जो है M2 चैनल ने करना क्या है, M2 चैनल इनहिबिटर्स ब्लॉक दैट रिसेप्टर। अब जब हम M2 चैनल इनहिबिटर्स देंगे, मतलब जिसमें M2 चैनल को रोक देना है, तो ये इस चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये इस चैनल को M2 चैनल को ब्लॉक कर देंगे। तो जब M2 चैनल ब्लॉक ही हो जाएगा, M2 चैनल इनहिबिटर्स ब्लॉक द रिसेप्टर्स, दिस ब्लॉकेज विल स्टॉप द वायरल जेनेटिक मटेरियल इनटू द नॉर्मल ह्यूमन सेल। तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन सेल्स के अंदर जो वायरल सेल्स की जो रिलीज़ है वो रुक जाएगी, ठीक है। और जो है वो क्या उसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन वायरस की नहीं हो पाएगी। तो जब रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी तो जो है वो कोई भी वायरस जो है वो क्या उसको कहते हैं डिजीज़ नहीं फैला पाएगा। तो मतलब हम किसी भी एंटीवायरल ड्रग्स को ले लें, उन्होंने करना यही है कि किसी न किसी तरीके से वायरसेस की रिप्लिकेशन को रोकना है या फिर वायरसेस को ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर होने से रोकना है। वायरस एंटी वायरल ड्रग्स का यही काम है, ठीक है। तो M2 चैनल इनहिबिटर्स के अगर आप लोग साइड इफेक्ट्स देखें, कुछ क्लिनिकल यूजेस देखें, तो मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंजा A वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा A वायरस क्या होता है, इन्फ्लुएंजा A वायरस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे लास्ट पे हमने में भी लिखा भी हो, इन्फ्लुएंजा A वायरस जो है अभी दिखाते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस A, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस A क्या चीज़ होती है, कैन इन्फेक्ट बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब ये ह्यूमंस और एनिमल्स बोथ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है।
म्यूटेट मोर रैपिडली है, मतलब ज़्यादा जल्दी से जो है रिप्लिकेशन इसकी होती है। कैन कॉज द पेंडेमिक एंड मोर सीवियर इलनेस, मतलब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो डिजीज़ की स्प्रेडिंग जो है वो हम कह सकते हैं रेंज है वो ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा सीवियर किस्म की जो डिजीज़ को जो है वो फैला सकता है, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा अगर वायरस बी को देख लें, अगर ए को देखा तो फिर बी को देखना भी बनता है। बी उसके बिल्कुल अपोजिट है, बी सिर्फ और सिर्फ जो है वो अफेक्ट करता है ह्यूमंस को, इसकी म्यूटेशन स्लो होती है, इसको और इसकी जो डिजीज़ होती है वो भी एक लेस सीरियस इलनेसेस होती हैं, टिपिकली कॉज द सीजनल इलनेस, मतलब अगर आप लोग को कोई सीज़न का इलनेस जो है इन्फ्लुएंजा हमेशा होता है तो वही होगा, वो किसकी वजह से होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस बी की वजह से। पर अगर कोई सीरियस पेंडेमिक इशू हो गया तो वो फिर इन्फ्लुएंजा वायरस ए उसके अंदर जो है वो मोस्टली जो है वो हिस्सा लेता है, ठीक है, मतलब वही इसका कॉज बनता है। अब हम क्लिनिकल यूजेस पढ़ रहे थे M2 चैनल इनहिबिटर्स को, तो M2 चैनल इनहिबिटर्स जो है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है वो उसको ट्रीट करता है, ठीक है। मतलब अगर हमें जो है सीजनल इलनेस नहीं है, मतलब सीजन से हट के फ्लू हुआ या फिर उसके साथ साथ कुछ और भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम लोग जो है M2 चैनल इनहिबिटर्स को दे सकते हैं। M2 चैनल इनहिबिटर्स जो है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस को ट्रीट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ में हम लोग जो है M2 चैनल इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके आ जाते हैं, इंसोम्निया है, इंसोम्निया का मतलब है एक्सेस, और इंसोम्निया है, और उसके बाद है सोमनोलेंस है, ठीक है। सोमनोलेंस का मतलब है एक्सेस स्लीपिंग, मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा सोता है। फिर डिप्रेशन है, हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन का मतलब है कि आप लोगों को जो है वो अजीब तरह से जो है वो ख्यालात आते हैं, या फिर अजीब तरह से जो आप लोगों को परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई आप लोगों के पास होता भी नहीं पर आप लोगों को इस तरह से फील होता है कि मेरे पास कुछ है, या फिर जो है कुछ होने वाला है, या कोई मेरे पास आ रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों को आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नोज़िया है, नोज़िया भी वोमिटिंग की ही तरह होता है, मतलब नोज़िया वोमिटिंग से पहले की कंडीशन होती है। नोज़िया कहते हैं जिस तरह आप लोगों को वोमिट आ रही हो, ठीक है, मतलब वोमिट आने से पहले की जो कंडीशन होती है वो नोज़िया होती है। कॉन्स्टिपेशन, कार्डिक अरेस्ट, तो ये सारे उसके जो है M2 चैनल के साइड इफेक्ट्स हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, नाम से ही पता चल गया कि इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है DNA से RNA बनना, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है RNA से DNA बनना। तो फिर जारी बात है जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इसी को रोक देंगे वो, ठीक है, तो इसी को रोक देंगे तो फिर वो जो है वायरल DNA या फिर वायरल सेल जो है वो रिप्लिकेट नहीं हो पाएंगे। देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म को। DNA से RNA बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से DNA बनने को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। तो फिर नाम में भी वही जा रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, वो इसी चीज़ को ब्लॉक करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो है वो आर द क्लास ऑफ द मेडिकेशंस दैट टारगेट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो वो किसकी वजह से होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से होती है। तो ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो है वो क्या करेंगे, इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। तो जब इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो सारी बात है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, विच इज एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन फॉर द HIV, ठीक है। मतलब HIV जो है इसी तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग जो है इनकी रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो है वो दे देते हैं, जो कि इन एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को। इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, इसकी ड्रग में आ जाते हैं टेनोफोविर, एडिनोफोविर हैं, ठीक है। और इसके बाद है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, नेविरापीन है, एटिनावीन है, और उसके बाद है रेलपीवटीन है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर हम लोग देख लेते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर हम देखते हैं तो एंटर्स इनटू द वायरल सेल, ठीक है। सबसे पहले जब वायरल सेल्स के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है, उसके बाद है एंड अंडरगोज द फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। फॉस्फोरिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डीएक्टिवेट सेल को इनएक्टिवेट जो है एक्टिव करने के लिए, ठीक है। मतलब इनएक्टिव सेल को एक्टिव करने के लिए जो है फॉस्फोरिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टॉप फर्दर रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस, फर्दर रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस को स्टॉप कर दिया है। दीज ड्रग ब्लॉक द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बाय बाइंडिंग विद एक्चुअल बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक्चुअल बाइंडिंग साइट के जाके खुद हो जाती है फिर, और जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो खुद ब खुद ही ब्लॉक हो जाता है, मतलब उसको कहीं पे भी अटैच होने की जगह नहीं मिलती है। फॉस्फोरिलेशन का बताया गया थोड़ा सा कि जो है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आर इनएक्टिव है, मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और उनको एक्टिव करने के लिए फॉस्फोरिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेक दम एक्टिव फॉस्फोरिलेशन इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वायरल DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं। वायरल DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं
अच्छा, वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं, उनकी ड्रग्स आप लोग देखें। ड्रग्स में आप लोगों के पास आती हैं एसाइक्लोवीर है, फिर वेलासाइक्लोवीर है, फेमिसाइक्लोवीर है। फेमिसाइक्लोवीर के आगे पी लिखा हुआ है, पी का मतलब है ये इनकी प्रो ड्रग है, ठीक है। फेमिसाइक्लोवीर है, फिर उसके बाद है ट्राईफ्लोरिडीन है और उसके बाद है वाइडाराबिन। ये इनकी ड्रग्स के नाम है, एज इट इज़ आप लोगों ने याद करने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये चीज़ है कि ड्रग हमने कोई भी दी है, अच्छा, या वायरस कोई भी जो है वो एंटर हुआ है बॉडी के अंदर, पहले वो कन्वर्ट होगा मोनोफॉस्फेट के अंदर, और जो है मोनोफॉस्फेट जो है वो क्या उसको कहते हैं, अच्छा, कोई भी ड्रग हमने दी है, मतलब ड्रग हम लोग देते हैं जो मतलब एसाइक्लोवीर दे दें, वेलासाइक्लोवीर दे दें, या फिर फेमिसाइक्लोवीर दे दें, कोई भी ड्रग आप लोग दे दें, पहले वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? मोनोफॉस्फेट के अंदर। तो मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किसके थ्रू होगी? थायमिडीन काइनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। जाहिर बात है ये सारा प्रोसेस जो है वो एक सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, एक सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, इनसाइड द सेल हो रहा है, ठीक है। तो इनसाइड द सेल जब ये प्रोसेस हो रहा है, ड्रग दी है, पहले वो मोनोफॉस्फेट के अंदर एंटर होगा, मोनोफॉस्फेट के अंदर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, सॉरी, फिर मोनोफॉस्फेट के बाद वो कन्वर्ट होगा ट्राईफॉस्फेट में। ट्राईफॉस्फेट में किसकी वजह से कन्वर्ट होगा? होस्ट काइनेज एंजाइम की वजह से जो है वो प्रोड्यूस जो है चेंज होगा। अब क्या होगा? ट्राईफॉस्फेट क्या करती है? ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट तो हो गया, ट्राईफॉस्फेट क्या करती है? ट्राईफॉस्फेट जो है वो इनहिबिट द वायरल डीएनए, ठीक है, मतलब जो वायरल डीएनए होता है उसको रोक देती है, इन वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंड दस रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस विल स्टॉप। और इसी तरीके से जब वायरस की प्रोडक्शन को जो है वो स्टॉप करवा देती है ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो जब ट्राईफॉस्फेट जो है वो वायरस को रिप्रोड्यूस नहीं होने देता, तो इसका मतलब है कि हम लोग वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स ड्रग्स को ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को नाम से ही जाहिर है कि वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वायरल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये भी एक एंजाइम है, तो इसने सिर्फ उसको ब्लॉक करना है, उस एंजाइम को ब्लॉक करना है, तो उस एंजाइम को जब ये ब्लॉक करेगा तो फिर वो इनहिबिटर्स बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि पहले ड्रग मोनोफॉस्फेट में शिफ्ट होगी, फिर उसके बाद ट्राईफॉस्फेट में शिफ्ट होगी, ठीक है। उसके लिए दो इनको अलग अलग एंजाइम्स चाहिए होंगे, ठीक है। जब ट्राईफॉस्फेट में शिफ्ट हो जाएगी तो ट्राईफॉस्फेट जो है वो हेल्प आउट कर देती है, वायरस को फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं होने देती है, ठीक है। दीज ड्रग्स आर ओनली एक्टिव इन इन्फेक्टेड सेल्स बिकॉज दे नीड थायमिडिन काइनेज एंजाइम विच इज प्रेजेंट जस्ट इन द वायरल सेल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रग है आप लोग अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में दोगे तो वो आप लोगों को साइड इफेक्ट शो नहीं करेगी। सारी बात है, साइड इफेक्ट क्यों शो करेगी? क्योंकि जब कोई वायरस ही नहीं है तो फिर उसने क्या अपना जो है वो एक्शन शो करना है, ठीक है। तो ये ड्रग जो है उन्हीं बॉडीज़ के अंदर जो है एप्लीकेबल होंगी या फिर जो कारआमद होंगी जिनके अंदर जिनको वायरस जो बॉडीज़ वायरस से अफेक्टेड होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए होता है थायमिडीन काइनेज एंजाइम। तो थायमिडीन काइनेज एंजाइम जो है वो फिर सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर मिलता है, उन्हीं ह्यूमंस के अंदर मिलता है जिनके अंदर जो है वायरस ऑलरेडी स्प्रेड हुआ हो, ठीक है। तो जब जो है थायमिडीन काइनेज एंजाइम नहीं होगा तो फिर वो मोनोफॉस्फेट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो ट्राईफॉस्फेट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि दीज ड्रग्स जो है आर ओनली एक्टिव इन इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, मतलब जो सेल्स इन्फेक्टेड हों वायरस से, सिर्फ उन्हीं के अंदर जो है वो ये रिप्लिकेट हो पाती हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस इसके देख लेते हैं। क्लिनिकल यूजेस के अंदर आप लोग देखें तो इसके अंदर आ जाते हैं हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 है। हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है वो आप लोगों के होंठों के इर्द गिर्द होता है, लिप्स के अराउंड होते हैं, जो आप लोग अक्सर देखा होगा कि बच्चों को दाने निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है वो आप लोगों के जेनिटेलिया ऑर्गन्स पे होता है, मतलब मेल या फीमेल कहीं पे भी आप लोगों के पेनिस पे हो सकता है या फिर वेजाइना पे, जो आप लोग के जो है दाने निकल आते हैं वायरसेस के थ्रू, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों का हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस 2 होगा, ठीक है। उसके बाद है वॉरिसीला ज़ुस्टर वायरस है, वन ऑफ द हर्ब वायरस कॉजिंग द चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स करवाने का जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? वॉरिसीला ज़ुस्टर वायरस है। साइटोमेगालो वायरस होते हैं। फेमिसाइक्लोवीर है, जो फेमिसाइक्लोवीर भी ड्रग का नाम है, वो कह रहे हैं कहाँ कहाँ पे काम आएगी। प्रो ड्रग है इनकी, कन्वर्ट इनटू द पेनिसाइक्लोवीर, पहले ये पेनिसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जो कि एक्टिव फॉर्म है, एंड देन परफॉर्म इट्स इफेक्ट्स हैं। वाइडाराबिन है, केरेटोकंजक्टिवाइटिस जो है ये इसको ट्रीट करती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टिवाइटा, ठीक है, मतलब अगर आप लोगों का कॉर्निया जो है वो इन्फ्लेम हुआ है, स्वेल हुआ है, ठीक है, तो फिर ये उसको ट्रीट करेगी वाइडाराबिन, ठीक है। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो मतलब जो है वो वायरसेस के थ्रू फैलती हैं, और वायरसेस के थ्रू फैलने वाली ड्रग्स जो है वो ज़ाहिर बात है एंटीवायरल ड्रग्स ही ट्रीट करेंगी। और वायरल एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं वायरल डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। साइड इफेक्ट्स देख लें। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या होता है? टॉक्सिसिटी इन किडनीज ड्यू टू द पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल्स और द मेडिकेशंस ऑफ द किडनीज, मतलब हम जो इंसान ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं या फिर जो है वो
इन्फेक्टेड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उनकी किडनीज़ में जो है वो एक पॉइजन का टाइप का जो है इन्फेक्शन हो सकता है। टॉक्सिसिटी इन द किडनीज़ में टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डाइजेस्ट करके जो है वो फ़िल्टर करके भेजनी होती है किडनीज़ ने, तो किडनीज़ जो है आप लोगों के इफेक्ट हो सकती हैं ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, ठीक है। लास्ट पेज अब रह गया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा राइबाविरिन है। राइबाविरिन जो है एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अननाउन है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननाउन है, बट इट इनहिबिट्स द आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, मगर ये जो है आरएनए के सिंथेसिस को जो है वो स्टॉप करवा देता है, ठीक है, मतलब आरएनए को सिंथेसाइज नहीं होने देता, वायरल आरएनए को जो है बनने नहीं देता, ठीक है। ये इसका जो है थोड़ा बहुत एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डिस्टर्ब द आरएनए रिप्लिकेशन, मतलब जो है वायरसेस का जो आरएनए है उसको रिप्लिकेट नहीं होने देता, राइबाविरिन है। यूज इन द कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स लाइक इंटरफेरोन, या फिर जो है वो डीएएज के थ्रू जो है वो इनके साथ जो है कम्बिनेशन के थ्रू दिया जा सकता है। औरल यूसेज में होता है ये, या फिर टैबलेट्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में भी ये राइबाविरिन जो आप लोग दे सकते हैं। कब कब यूज़ कर सकते हैं? HCV में, हेपेटाइटिस सी वायरस में, HIV में यूज़ कर सकते हैं, और कोंगो वायरसेस में भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आ जाते हैं, माइलोसप्रेशन है, नोजिया है, और उसके बाद जो है वो डायरिया है, ठीक है। और उसके बाद है इंटरफेरोन्स हैं। इंटरफेरोन्स जो है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस नेचुरली बाय द बॉडीज सेल्स प्राइमरी टू फाइट द वायरल इन्फेक्शन एंड डिजीजेज लाइक द कैंसर, ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि इंटरफेरोन्स जो है वो बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली तौर पे, और जो वायरल डिजीजेज हैं, इन्फेक्शन हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, लाइक कैंसर, ठीक है। आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, कह रहे हैं कि नेचुरल तो होते हैं पर साथ साथ जो है वो आर्टिफिशियली भी लेबॉर्ट्रीज में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ट्रीट क्या क्या करते हैं ये? हेपेटाइटिस, कैंसर, स्क्लेरोसिस, ठीक है, तो मतलब ये जो है डिजीज़ हैं ये इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। लास्ट पे चलते हैं। इंटरफेरोन जो है ये एक ह्यूमन सेल है, इसके अंदर कोई भी वायरसेस जो है वो एंटर हो गए हैं, रिप्लिकेट होना शुरू हो गए हैं, तो ये सेल जो है खुद ब खुद ही इंटरफेरोन्स को रिलीज़ कर देगा, ठीक है, नेचुरली इंटरफेरोन्स को रिलीज़ करेगा। इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं? स्टार्ट रिलीजिंग द इंटरफेरोन। देखिए वही बात लिखी हुई है कि इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो कि इंटरफेरोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सेल है, ये इन्फेक्टेड है, इसके अंदर वायरसेस एंटर हो गए हैं, ठीक है, तो ये इंटरफेरोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेचुरल इंटरफेरोन्स हैं। नेचुरल इंटरफेरोन्स की एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं? क्रूशियल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटरफेरोन जो है यूज इन मेडिसिन है, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटरफेरोन जो है जो कि लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जाते हैं वो आप लोगों की मेडिसिन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और जो नेचुरल इंटरफेरोन जो है वो आप लोगों के जो है इम्यून रिस्पॉन्स में काम आ जाते हैं, मतलब आप लोगों को अगर कोई छोटा मोटा वायरस एंटर हो जाता है तो वो उसको ट्रीट करने के लिए आप लोगों के नेचुरल इंटरफेरोन जो है वो काम आ सकते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था, एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग्स जो है हमने आप लोगों को आज पढ़ाया है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसके अंदर कोई भी जो है डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक करते जाना है और आप लोगों की ड्रग के नाम भी होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग जो है सेम यही चीज़ें ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा जो है टॉपिक दिखा देता हूँ। तो क्या उसको कहते हैं कि आप लोग सेम टू सेम यही चीज़ जो है वो लिख सकते हैं पेपर्स के अंदर अपने, और जो है क्या उसको कहते हैं किसी भी किस्म की आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं होगा, ठीक है। ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग जो है वो इनको लिख सकें और देख सकें, और जो है सेम टू सेम अपने पेपर्स में लिख सकें, ठीक है। ये जो है लिपिन कोड की बुक से बनाए जाते हैं, और जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके बनाए जाते हैं, तो आप लोग भी जो है थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ा करें, क्योंकि दिल लगा के पढ़ने के अलावा जो है वो कोई और चारा नहीं है। तो आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, स्क्रीनशॉट्स लेके जो है वो सेम आप लोग जो है यही चीज़ अपने पेपर्स में मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को किसी भी किस्म की अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग सारे स्क्रीनशॉट्स ले लें, सारा जो है टॉपिक आप लोगों को दिखाया जा रहा है, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये न्यूरोमाइनिडेज एंजाइम है, ठीक है, जिस एंजाइम को इन्होंने ब्लॉक करना है वो नाम इनके खुद के नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग देख लें, तो एक एक चीज़ लिखनी है, साइड इफ़ेक्ट्स और क्लिनिकल यूजेस तो आप लोगों ने लाजमी छोड़ने, ठीक है, ये चीज़ें छोड़ने वाली नहीं होती। ये वायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, ज़ाहिर बात है इन्होंने वायरल प्रोटीएज एंजाइम्स को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो फिर आगे इंटीग्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स भी हैं, इंटीग्रेज एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, और ये हमारा आज का फर्स्ट पेज है इन एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स के अलावा मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट देता हूँ एक ये वाले पेज की, इसके ऊपर भी वायरसेस का काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब वगैरह कर दे करें। ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब वगैरह भी कर दे करें। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और हमारे लिए भी दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।